जी पधारो आबू राज पधारो पधारो जी पधारो आबू राज पधारो। जय माता जी की हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज फिर मैं आया हूँ कुछ नई चीज़ें लेके, कुछ प्राचीन चीज़ें जिन पे कुछ शोध हो पाया है और कुछ चीज़ें उपलब्ध हो पाई है। आज मैं बात करूँगा आबू क्षेत्र की। आबू क्षेत्र भी काफ़ी प्राचीन है और मैं उस पर बात करूँगा आज लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास की। तो ये सोर्सेज हमें काफ़ी कठिनाई होती है इन्हें ढूंढने में, हमें ग्रंथ भी पढ़ने पड़ते हैं। कई रामायण महाभारत ये इस तरह की चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तब जाके हमें कहीं ना कहीं से ग्रंथों से सोर्स उपलब्ध होते हैं। फिर बड़वा पोथियाँ जब हम देखते हैं तो वो सोर्स मिलाते हैं तो काफ़ी चीज़ें उसमें हमें उपलब्ध हो पाती है। तो आबू का आप देखें तो 5वीं-6वीं शताब्दी के समय से पूर्व में भी हम जाते हैं। ईसा के समय में, ईसा पूर्व प्राचीन में हम जाते हैं तो उस समय आप देखिए कि इस क्षेत्र में नागवंशियों का राज था। उस समय में जो हम कहते थे ये पाटन क्षेत्र और ये पूरा इलाका आता था, ये सब जो कहते थे कि पाताल लोक और इस तरह की जो चीज़ें होती थी, ये कोई पाताल लोक वगैरह ये कोई कहीं बाहर नहीं थे, ये इस धरती पे ही उपलब्ध थे। और ये कुछ क्षेत्र भी इस तरह का कहा जाता था कि नागवंशियों का राज था और नागलोक की तरह ये क्षेत्र माना जाता था। और आप देखिए कि 5वीं शताब्दी के बाद में यहाँ से नागलोकों का गमन हो गया। क्यों हुआ, ये किस तरह से चले गए, ये काफ़ी शोध का विषय है। तो आप देखिए कि 6वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर परमार शासकों का शासन स्थापित हो गया था और उन्होंने नागवंशियों को हराकर इस क्षेत्र को अपने काबू में कर लिया था। तो आप देखिए विशाल क्षेत्र, आबू का विशाल क्षेत्र, जब हम इस पे देखते हैं तो धर्णिंग वराह का नाम आता है। एक धर्णिंग वराह पुरुष थे, परमार शासक थे वो और महान शक्तिशाली पुरुष थे वो और बलशाली योद्धा थे वो। और उन्होंने आबू पे आकर अपना इस क्षेत्र में शासन स्थापित किया और उनका राज्य लगभग हिंदुस्तान के कई इलाकों में फैला था। पाकिस्तान क्षेत्र में भी, अमरकोट क्षेत्र भी उनके अंडर में आता था। आप ये जालोर, किराड़ू, जैसलमेर, ये सभी क्षेत्र उसके अंडर में आते थे। उस समय में इन्होंने 9 कोटि का राज स्थापित कर दिया था। इनके 9 भाई थे, 9 भाइयों में इन्होंने 9 कोटि का राज विभक्त किया था। तो 9 कोटि का राज किस तरह विभक्त किया, ये कई पुस्तकों में भी हमें उपलब्ध मिलता है। ये कहीं पर ये भ्रम भी फैलता है कि धर्णिंगवरा तो 2 हुए थे। तो धर्णिंगवरा 2 हुए थे, 2 का अर्थ ये होता है कि एक बताते हैं 10वीं शताब्दी के बाद में बताते हैं धर्णिंगवरा, किंतु ये जो धर्णिंगवरा हुए थे ये 6वीं शताब्दी में हुए थे। ये 6वीं शताब्दी में धर्णिंगवरा हुए, इनके 9 भाई थे जिन्हें 9 कोटि के राज में अलग अलग शासन दिया था। तो इस पर मैं एक पुस्तक प्रमर प्रकाश विलास थे, इस पुस्तक का पेज नंबर 37 पे कुछ उपलब्ध है डेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, मंडोर सावंत हुओ, अजमेर सिद्धसु, गढ़पुंगल गजमल हुओ, लुद्रवे भाणसु, जोगराज दरघाट हुओ, हासु पारकर अल पल अरबद, भोजराज जालंधर, नवकोटि किराणु सुजुकत, शिव पवार स्थापिया, धर्णिंगवरा गरभैया, कोटबाट जुजू किया। इस तरह से धर्णिंगवरा ने अपने राज्य का विभाजन किया। तो ये अमरकोट क्षेत्र भी आ गए थे इसमें, पारकर पाकिस्तान क्षेत्र पूरा जो हासू को दिया गया था। और आप देखिए कि किराड़ू क्षेत्र स्वयं रखा था इन्होंने, धर्णिंगवरा ने अल पल को आबू दिया था और ये वाला क्षेत्र इन्होंने स्वयं रखा था जो किराड़ू जिसे कहा जाता है। और अब देखिए आप, अल पल जिसे हम आल पाल भी कहते हैं, आल और पाल, ये इनको आबू का क्षेत्र दिया था और आबू का इनको राज दिया गया था। अब हम केवल एक ही पुरुष पे बात करते हैं, आल पाल शासक की बात करते हैं जिन्हें अल पल भी कहा जाता है, धर्णिंगवरा द्वारा जो शासन दिया गया था। अब आल पाल जो थे ये परमार शासक ही थे और इनके साथ में एक बुटड़ेचा राव रजपूत सिरदार को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। ये तो हमने पहले ही जानकारी उपलब्ध की है कि
बुटड़ेचा राव राजपूत सिरदार परमार राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से प्रथम जुड़े थे। उससे पूर्व वो पाटन के स्वयं राजा थे, स्वतंत्र राजा थे पाटन के। विक्रमादित्य से पूर्व जब हम जाते हैं तो पाटन नगरी के स्वतंत्र शासक थे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के जो सेना नायक थे राव वेताल, जिन्हें भट्ट की उपाधि विक्रमादित्य द्वारा दी गई थी। 9 रत्नों में उनको सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद में राव वेताल के पिताजी जो थे भीमसेन पाटन के राजा थे। उन्हें पाटन का शासन विक्रम संवत 1 से पहले उनके पास पाटन का राज था। तो ये प्राचीन चीजें काफी हमें देखने को मिलती है। और जब राव वेताल को 9 रत्नों में सम्मिलित करने के बाद में राव वेताल की ही पीढ़ी में राव वेजल हुए। राव वेजल ने आबू क्षेत्र में विवाह किया था। राव वेजल ये बुटड़ेचा राव राजपूत सिरदार कहलाए थे। जब ये राजस्थान में आने के बाद में बुटड़ेचा राव राजपूत सिरदार से पहचाने गए और ये अल्लपल से जुड़े आकर। तो यहाँ देखो अल्लपल को 9 कोटि के राज में आबू का राज अल्लपल के पास था। विशाल क्षेत्र था, बहुत ही विशाल क्षेत्र था ये आबू का। और अपने राव वेजल जी इनसे कनेक्ट हुए तो वेजल जी इनके प्रमुख सामंतों में स्थापित हुए। आबू के प्रमुख सामंत थे 6ठी शताब्दी में राव वेजल। तो उस समय फिर इन्हें आबू में आज प्राचीन स्थान मिलते हैं। आबू में प्राचीन परमार शासकों के स्थान भी नजर आते हैं। तो आलपाल या कहें या अल्लपल कहें बात एक ही है। तो आलपाल के राज में इन्हें 12 परगनों की जागीरी दी गई। दास, दासी, मोहरे, नौकर, चाकर, पालकी और पूरा 12 परगनों का क्षेत्र इनको दिया गया, जिसका मुख्य केंद्र बूटड़ी रहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर सारे गांव अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। कई शासक आए बाद में, कई जागीरदार आए, सबको अलग अलग मिलता रहा। पर हम 6ठी शताब्दी के समय काल की बात करते हैं कि उस समय 12 परगनों की जागीरी राव वेजल जी को दी गई थी, जो राव वेताल की भट्ट के वंशज थे। और ये परमार शासकों से राव वेताल से ही जुड़े हुए थे और लगभग 500-600 सालों तक परमार शासकों से कनेक्ट में रहे। और इनके साथ में हर युद्धों में बलिदान दिए इन्होंने। और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन बुटड़ेचा राव राजपूत सिरदारों के रहे। तो बूटड़ी जागीर देने के बाद में भी ये निरंतर परमार शासकों के साथ जुड़े रहे और आक्रमणकारियों से लोहा लेते रहे। जब भी परमार शासकों को आवश्यकता पड़ी तो बुटड़ेचा सिरदारों ने हमेशा अपनी सैन्य टुकड़ी इनके लिए तैयार रखी। क्योंकि इनके द्वारा परगनों की जागीरी बुटड़ेचा सिरदारों को दी गई थी और एक सेना नायक के रूप में थे। तो उनका फर्ज था कि परमार शासकों के साथ हर युद्ध में अपनी सहभागिता दिखाएं। उसके बाद में ये लगभग परमार शासकों के साथ जुड़े रहे। लगभग 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी तक ये परमार शासकों के साथ निरंतर जुड़े रहे। किंतु जब पाटन की तरफ से जब 11वीं शताब्दी के आसपास सोलंकी शासकों ने आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए तो उस समय परमार थोड़े से कमजोर भी होने लगे। और उस समय ये बुटड़ेचा सिरदारों के भी कई बलिदान हुए और इनकी जो जागीर थी बूटड़ी, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए वो इलाके। और उन्होंने काफ़ी असंख्य बलिदान दिए। इतने हुए थे कि बहुत ज़्यादा बूटड़ी में नुकसान हो गया था और परमार शासक भी कुछ कमज़ोर हुए थे उस समय। पुनः इन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, सब किया, पर उस समय में काफ़ी चीज़ें हुई थी और बुटड़ेचा सिरदार हमेशा इन परमार शासकों के जुड़े रहे। इसके बाद में ही ये वेजल राव के वंशज फिर मेवाड़ से कनेक्ट में आए, मेवाड़ राजवंशों से कनेक्ट में आए और प्रथम लाखाजी और राणा हमीर से कनेक्ट में आए और फिर चित्तौड़ के संपर्क में आए। उसके बाद में फिर ये मेवाड़ से कनेक्ट में रहे। तो निरंतर राजवंशों के साथ ये जुड़े रहे। तो ये परमार शासक प्राचीन काल में बहुत ही योद्धा थे, युद्ध लड़ते थे, बड़े बड़े युद्ध इन्होंने लड़े। और बुटड़ेचा सिरदारों ने इनके साथ लगभग 500-600 वर्षों तक सेना नायक के रूप में अपने योगदान दिए, बलिदान दिए और निरंतर लड़ते रहे। तो इस तरह की ये जानकारी हमें उपलब्ध होती है जब हम प्राचीन इतिहास की खोज करते हैं। वर्तमान और मध्यकालीन में हमें काफ़ी डेटा उपलब्ध हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जय माता जी की। मंगल सिंह, राव मादड़ा।